हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग अ होम इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे चौराहों पे, सिग्नल्स पे भीख मांगते हुए जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अब उनको अडॉप्शन प्रोसेस में लाया जाएगा। जिन माँ बाप के पास बच्चे नहीं है वो उन बच्चों को अडॉप्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। पढ़ने का तरीका वही रहेगा, वर्ड फॉर वर्ड चलेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे और ग्रामर वोकैब पे अलग से ध्यान हमें देना है। आज की जो भी ग्रामर वोकैबलरी सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करनी है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज का। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे फाइंडिंग अ होम। देखिए, फाइंड करना मतलब ढूंढना और होम का मतलब होता है घर, आपका रहने की जगह। कह रहा अब एक रहने की जगह, एक ठिकाना ढूंढा जाएगा इन बच्चों का जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, जो सिग्नल चौराहों पे उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना, मजबूरी में। चलिए समझ में आ गया। अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ना है, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले ये होम नाम का वर्ड है ना, इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बड़ा प्यारा सा। एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, टू बी होम टू। ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है किसी का रेसिडेंस होना। जैसे दिस फॉरेस्ट इज हाउस टू मैनी एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ये जो फॉरेस्ट है ये घर है, रेसिडेंस है बहुत सारी एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली, स्पीसीज मतलब प्रजातियां, एंडेंजर्ड मतलब जो कम होती जा रही हैं, जो खतरे में है। बात आ रही है समझ में। तो इस जंगल में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां रहती हैं, कहने का मतलब ये। अब ये फ्रेज गलत है, ध्यान दे लेना। फ्रेज क्या है? होम टू। बस यही कन्फ्यूजन आपके साथ होती है। होम टू की जगह पे हाउस टू मत लिख करके आ जाना। फ्रेज को फ्रेज की तरह ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे? इसको मुझे सही करने के लिए लिखना चाहिए होम टू। ठीक है, होम टू। अब देखो अगला वाला, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ होम फॉर सेवरल हार्मफुल बैक्टीरियम। जो पानी है इस रिवर का वो घर है, रेसिडेंस है, किन के लिए? बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियम के लिए। देखो अगेन गलती है इसमें, होम टू ही यूज़ होता है, होम फॉर यूज़ नहीं होता। जैसा फ्रेज है वैसा ही यूज़ करना है। इस फ्रेज से पंगे नहीं लेने हैं, तो इसको यूज़ करो बिना इसकी फॉर्म को चेंज किए। अब देखो इस सेंटेंस में एक गलती और है। ये होम हाउस तो अपन ने कर दिया, इसके अलावा एक गलती और मैंने छोड़ी है। क्या आपको दिख रही है क्या? चलो देखो, सेवरल है तो कई सारे होंगे। सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन आएगा। हार्मफुल एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए प्लूरल में बैक्टीरिया। याद है ना, डेटम डेटा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, पोडियम पोडिया, स्टेडियम स्टेडिया, एडेंडम एडेंडा। तो वो नाउन जो इस तरह से चलते हैं, लास्ट में यूएम से सिंगुलर और ए से प्लूरल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द एस्टैब्लिश्ड अडॉप्शन प्रोसेस शुड नॉट बी बाईपास्ड टू इंक्रीज द नंबर्स। कह रहे जो अडॉप्शन की प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड है, जिस प्रोसेस के जरिए देश में अडॉप्ट करवाया जाता है बच्चों को, जो पहले से चल रही है, कह रहा है इस प्रोसेस को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। बाईपास करना मतलब अवॉइड करना, साइड से निकल जाना। तो इस प्रोसेस से शॉर्टकट नहीं मारना है हमें। और क्यों नहीं मारना है? इंक्रीज़ करने के लिए नंबर्स को, कि बच्चे जो हैं जिनका अडॉप्शन हो सके उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सके। इस मामले में ऐसा हमें नहीं करना है। समझ में आ गई ना बात? तो जो प्रोसेस है वो बड़ी ज़रूरी है, किसी वजह से बनी हुई है, उसका बाईपास होना खतरे से खाली नहीं है। प्रोसेस की वर्ब है शुड नॉट बी बाईपास्ड, पैसिव वॉइस में। अच्छा, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। बाईपास आप जानते हैं, बाईपास वैसे भी तो होता है ना, जैसे आप जा रहे हो, आप जयपुर से आगरा जा रहे हो तो रास्ते में कई सारे शहर आएंगे, लेकिन आप बाईपास से निकल जाओगे, मतलब उन शहरों के अंदर नहीं घुसोगे, अवॉइड करोगे घुसना। बाईपास का मतलब होता है बाहर की बाहर, है ना। तो वही बाईपास नाम की वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब आर्टिकल में देखो, आज का बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। छोटी मोटी वोकैब है वो देख लेते हैं, फिर स्मूथली इसको पढ़ पाएंगे। वोकैब को देखने से पहले देखिए, एग्जाम्स का सीजन आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप का जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको एसएससी का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का तीनों का कोर्स मिलेगा। एसएससी बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, फ़ायदा इनका ले सकते हो। 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। अभी इन दोनों कोर्सेज पे 15 अगस्त पे कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। 444 में बैंकिंग और 444 में एसएससी कोर्स, इस कूपन कोड के साथ।
कोड लगा लेना जरूर से मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। 15 अगस्त पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। सारे वर्ड्स को एक एक करके देखना है। रैम्पेंट का मतलब होता है खुले आम होता हुआ, बिना किसी कंट्रोल के, धड़ल्ले से। इसको हिंदी में बोलते हैं धड़ल्ले से। जनरली रैम्पेंट को नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है। ये वर्ड पॉजिटिव नहीं है, गलत चीज़ों के लिए ही रैम्पेंट यूज़ होगा। धड़ल्ले से होता हुआ करप्शन, धड़ल्ले से होती हुई चोरी, है ना। तो रैम्पेंट को अनकंट्रोलेबल, अनचेक्ड, एक्सेसिव, अनरिस्ट्रेंड या अनब्रिडल्ड भी बोल सकते हैं। अनब्रिडल्ड का मतलब ये होता है जिसकी ब्रिडल ना हो, यानी लगाम ना हो। ब्रिडल मतलब लगाम यानी लीश, है ना। तो अनब्रिडल्ड मतलब बिना लगाम के होता हुआ, बेलगाम। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर्स रिजाइन। जो एलिगेशंस थे, जो आरोप थे धड़ल्ले से होते हुए बेलगाम करप्शन के, भ्रष्टाचार के, उसने मिनिस्टर को रिजाइन करवाया, मजबूर कर दिया मिनिस्टर को रिजाइन करने पे। ये मेड नाम की पॉजिटिव वर्ब आपने यूज़ कर दी है मजबूरी के लिए। चलो, आती है ना पॉजिटिव वर्ब, क्लास में रेगुलर रहा करो, बार बार करवाता हूँ यही चीज़ें। आ जाओ नेक्स्ट पे। रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही कड़ा, जिसमें रिगर हो। रिगर का मतलब ही होता है कड़ापन, ठीक है, कड़ापन, स्ट्रिक्टनेस बोल सकते हैं। तो रिगरस हो गया स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श या स्टर्न। आज आप जो इसका सिनोनिम है स्ट्रिंजेंट, इसको आर्टिकल में देखेंगे। अब ध्यान देना, रिगरस एक एडजेक्टिव है, रिगर एक नाउन है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ेपन से भरपूर। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। सैनिक स्कूल जो हैं, आर्मी स्कूल्स, जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन, अनुशासन के लिए। चलिए, अगला वर्ड है सर्कमस्टेंस। बड़ा आसान सा वर्ड है, कई बार करवा चुके हैं आपको। हालात को बोलते हैं सर्कमस्टेंस, सिचुएशन को या कंडीशन को बोलते हैं सर्कमस्टेंस। इस वर्ड को एक बार तोड़ के बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। सरकम मतलब चारों तरफ, सरकम मतलब चारों तरफ, सर्कल होता है ना गोल गोल, चारों तरफ मतलब सरकम। स्टैंस का मतलब होता है देखना। जब आप चारों तरफ घूम के देखते हो तो आप क्या देखते हो? अपने हालात को देखते हो, सिचुएशन को परखने की कोशिश करते हो। समझ में आ रही है बात? अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाई आपने, क्यों घुमाई? कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हूँ। इसीलिए सर्कमस्टेंस का मतलब ही होता है, सर्कमस्टेंस यानी कंडीशन। द आइलैंड नेशन इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टेंसेस। ये जो आइलैंड टापू देश है, श्रीलंका की बात कर रहे हैं यहाँ, ये जा रहा है, गो थ्रू हो रहा है, ये अंडरगो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सर्कमस्टांस को, बहुत ही ज़्यादा खतरे वाले सिचुएशन को। तो वर्ड्स को ब्रेक करके दिमाग में बिठाना सीखें। अगला वर्ड है पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है, देखो मीटर लगा हुआ है ना, मीटर का मतलब ही होता है नापना। पैरामीटर का मतलब होता है स्टैंडर्ड या कसौटी, जिस पे दूसरी चीज़ों को नापा जा सके। बेंचमार्क भी बोलते हैं पैरामीटर को, है ना। द जॉब वॉज वेरी गुड ऑन मैनी पैरामीटर्स। नौकरी बड़ी अच्छी थी कई कसौटियों पे। सैलरी भी अच्छी थी, काम भी अच्छा था, बॉस भी अच्छा था, सेक्रेटरी भी अच्छी थी, तो नौकरी हर तरीके से अच्छी थी। आ रही है बात समझ में? चलो, लास्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट, सेकंड लास्ट वर्ड। एक सेकंड रुको यार, ये पेन वाला झंझट है ना, तगड़ा है ये झंझट भी। लास्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है लाइकलीहुड, यानी कि संभावना, संभावना। और प्रोस्पेक्ट नाउन से प्रोस्पेक्टिव नाम का एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब होता है लाइकली यानी कि संभावित। इंग्लिश में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको, वर्ड्स कैसे अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। नाउन की जगह एडजेक्टिव लगाया होगे तो मामला सारा, समझ गए ना, खराब है आपका मामला। नाउन एडजेक्टिव अलग अलग चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आएंगे। तो प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिव। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो प्रोस्पेक्ट्स या संभावना है एक खराब रिसेशन की, बहुत ज़्यादा बुरी जो है मंदी की, वो अब प्रोस्पेक्ट रियल बन जाता है, संभावना सच हो जाती है। पॉसिबिलिटी, आउटलुक भी बोलते हैं प्रोस्पेक्ट को। तो आज इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखने वाले हैं प्रोस्पेक्टिव को। लास्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल बना है डेट्रीमेंट से। डेट्रीमेंट का मतलब ही होता है आपके लिए नुकसान या लॉस। तो डेट्रीमेंटल मतलब नुकसान भरा, आपके लिए हार्मफुल, आपके लिए इंजीरियस, डिलेटेरियस या परनीशियस, सब इसके सिनोनिम है। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो महंगाई है वो हमेशा ही हार्मफुल होती है कुल मिलाकर के इकॉनमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये वर्ड तो आपने देख लिया, आर्टिकल में आएगा। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको बच्चे को अडॉप्ट करना है किसी को, आपके पास अपना खुद का बच्चा नहीं है,
तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले तो क्या होता था, अपने चाचा मामा ताया किसी के भी लड़के लड़की को अडॉप्ट कर लिया, ऐसा होता था। लेकिन पिछले 20 साल से सरकार ने बहुत कड़े रूल बना दिए। इनफैक्ट पिछले 10 साल से तो इतने कड़े हैं कि देश में सिर्फ 3000 बच्चे ही अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं आज की डेट में। सोच के देखो, हर गली चौराहे पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन अडॉप्शन की प्रोसेस इतनी ज़्यादा कड़ी है जिसकी वजह से बहुत कम बच्चे अडॉप्ट हो पाते हैं। अब ये प्रोसेस का कड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों की हिफाजत करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे ही आंख बंद करके किसी को भी कुछ दे दिया कोई भी बच्चा, तो कल को वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है कि सरकार ने एक नई कमेटी बनाई है। वो कमेटी ये कह रही है कि इस प्रोसेस को बाईपास करेंगे और कुछ बच्चों को सड़कों से जो भीख मांग रहे हैं उठा करके माँ बाप से मिलवाएंगे और उनको अडॉप्ट करवाएंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आपकी इंटेंशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अडॉप्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, कुछ और करो, इसको बाईपास मत करना। जिस दिन बाईपास करोगे बच्चों का व्यापार शुरू हो जाएगा, लोग बच्चों को सड़कों से उठाएंगे और आगे भेज देंगे। आगे बात समझ में? बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है लॉजिकल, लॉजिक की बात कर रहा है कि लॉजिकल चलना है आपको, बच्चों के हिसाब से पॉलिसी बनानी है, अपने हिसाब से नहीं। शुरू करते हैं आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव भी। कह रहा है पॉलिसी इंटरवेंशन विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज ऑफन एंड्स अप एज एन एक्सरसाइज। कह रहे जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, अब ये क्या होता है जी? इंटरवेंशन का मतलब है दखल अंदाजी, पॉलिसी का मतलब है कानून या नियम। कह रहे नियम बना करके दखल अंदाजी करने का जो काम है, किसी काम में नए नियम बनाने का काम है, ऐसा समझ लो। कह रहा है और कैसे? बिना ज्ञान के, बिना इल्म के, बिना नॉलेज के, और नॉलेज किसकी? ऑफ लगा के बता रहा है ज़मीनी हकीकत की, ग्राउंड रियलिटी की, असली सच्चाई की। कह रहा है जब भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है ना किसी नेता बाबू या मंत्री के द्वारा जिसको ज़मीनी हकीकत ना पता हो, कह रहा है ये इंटरवेंशन जो है ना, अक्सर ये एंड अप होता है। अक्सर इस इंटरवेंशन का यही मुकाम होता है। एंड अप होना मतलब कहाँ जाके आप रुकेंगे। अच्छा, कैसे रुकता है जाकर के, कहाँ एंड अप होता है? ये एंड अप होता है एक एक्सरसाइज के तौर पे, एक छोटी सी कार्रवाई के तौर पे। और ये कार्रवाई कौन सी है? एक्सरसाइज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को ग्रेटिफाई करने की, अपने आप को सेटिस्फाई करने की। रूल बना दिया, कुछ पता नहीं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, बस खुद को सेटिस्फाई कर दिया कि देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, है ना। अब ये किन के लिए आता है सेटिस्फेक्शन? करे फॉर दोज इन अथॉरिटी, वो लोग जो अथॉरिटी में, पावर में, सत्ता में काबिज है। करे और एंड रिजल्ट्स इन लिटिल और नो बेनिफिट फॉर द इंटेंडेड टारगेट ग्रुप। कह रहा है और ये इंटरवेंशन जो एंड अप होता है ना इस तरीके से, ये रिजल्ट भी होता है। ये रिजल्ट इन किस में होता है? इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है ना के बराबर, लिटिल या बिल्कुल भी नहीं बेनिफिट उन लोगों के लिए, फॉर जो कि टारगेट ग्रुप हैं, जिनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और जो इंटेंडेड है, जिनकी तरफ टारगेट हमने इंटेंशन के साथ में किया है। आ रही है बात समझ में? एक बार ब्रेक कर दिया पूरा सेंटेंस, अब पूरा फ्लो में पढ़ लो, फिर स्ट्रक्चर देख लेना। पॉलिसी इंटरवेंशन बिना ज़मीनी हकीकत की नॉलेज के हमेशा एंड अप होता है, या अक्सर ऑफन एंड अप होता है अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली एक एक्सरसाइज में। बस पॉलिसी बना करके नेता या बाबू खुश हो जाता है, देखो मैंने पॉलिसी बना दी, और ये उसी के लिए होता है जो लोग सत्ता में काबिज हैं, फॉर दोज इन अथॉरिटी। और अक्सर यही पॉलिसी इंटरवेंशन रिजल्ट इन होता है, इसका यही रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है कि जीरो के बराबर बेनिफिट मिलता है उन लोगों को जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। इंटरवेंशन की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है एंड्स अप, दूसरी वर्ब है रिजल्ट्स। सब्जेक्ट ग्रीन कलर में, वर्ब पिंक कलर में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, एंड्स रिजल्ट्स, है ना, इस तरीके से चलना है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब खुद को ग्रेटिफाई करना, सेटिस्फाई करना, इंडल्ज करना, है ना, अपने आप में बस खुशी ले लेना, देखो जी मैंने कुछ किया, है ना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। चलो, इसको अपनी ईगो शांत करना भी बोलते हैं, ईगो को शांत करना। चलो आगे बढ़े, सिंपल ही है, कुछ है नहीं आज ज़्यादा। कह रहे वांटिंग टू गुड मस्ट बी मैच्ड बाय नोइंग द राइट थिंग टू डू। कह रहे जो वांटिंग है, वांटिंग मतलब चाहना, इच्छा करना किसी चीज़ की, और क्या, टू डू गुड, अच्छा करने की। कह रहा अच्छा करने की जो चाह है ना, इसको मैच किया जाना चाहिए। मैच का मतलब होता है बराबरी करना, इसकी बराबरी होनी चाहिए, इसकी जुगलबंदी होनी चाहिए, मैच होना चाहिए जानने के साथ में, नोइंग के साथ में। और नोइंग क्या? राइट थिंग टू डू, जो सही चीज़ है करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है बस आप चाहते हो कि मैं अच्छा करूं तो आप अच्छा कर दोगे, आपको पता भी होना चाहिए कि अच्छा होता क्या है, करूंगा कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट थिंग टू डू इन द सर्कमस्टांस, उस सिचुएशन के हिसाब से जो राइट थिंग टू डू है वो नोइंग आपको होनी चाहिए। कह रहा है इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन बी गाइडेड बाय चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी। और कह रहा है अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों के केस में ये वांटिंग जो है ना,
इसको मस्ट बी गाइडेड, इसको गाइडेड होना ही चाहिए। और किसके द्वारा? ऐसी पॉलिसीज़ के द्वारा जो चाइल्ड सेंट्रिक हो, जो बच्चे के ऊपर आधारित हो, बच्चे को केंद्र में रख के बनाई गई हो। आ गई बात समझ में? वांटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सब्जेक्ट है, जिरंड है। जिरंड की पहली वर्ब है मस्ट बी मैस्ट, पैसिव वॉइस में मस्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब है मस्ट बी गाइडेड। अब देखो यहाँ पे मस्ट लगाया नहीं गया दूसरी बार, क्योंकि आ चुका है पहले। एक ही सब्जेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब एक ही बार लिखी जाती हैं, मतलब सेम है ना, तो एक बार लिख दो एक बार छोड़ दो। तो मस्ट बी मैस्ट और मस्ट बी गाइडेड, दोनों तरफ पैसिव बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सरकमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट, आप जानते हैं इस वर्ड को, है ना। कह रहा वेदर द रिसेंट recommendation of a parliamentary panel to bring more abandoned children into the adoption process will fulfill the parameters is an issue। अब ये बताएगा मामला क्या है। कह रहा है हाँ या ना वेदर। अच्छा कौन सी चीज़ भाई? कह रहा है जो रिसेंट रिकमेंडेशन आई है। अच्छा किसकी रिकमेंडेशन है? सलाह है ये एक पार्लियामेंट्री पैनल की, एक संसदीय जो है सदन की, संसदीय जो है एक पैनल को क्या बोलते हैं, कमेटी समझ लो ना, संसदीय कमेटी की। अच्छा ये क्या सलाह है? ये सलाह है, टूल लगा के बता रहा है, ब्रिंग करने की, लाने की। और किसको? और ज़्यादा अबेंडेंट चिल्ड्रन को। अबेंडेंट का मतलब है जिनको माँ बाप ने छोड़ दिया है सड़कों पे, बस खाओ भूखे मरो जो मर्जी करो, है ना, अबेंडन कर दिया है। तो ऐसे और ज़्यादा छोड़े हुए बच्चों को और कहाँ पे लाना है? ब्रिंग करना है इनटू द अडॉप्शन प्रोसेस, अडॉप्शन की प्रोसेस के अंदर। कह रहा है ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये रिकमेंडेशन फुलफिल करेगा या नहीं करेगा? वेदर, हाँ या ना, ये रिकमेंडेशन पूरा करेगा या नहीं करेगा? और किसको? इन पैरामीटर्स को, इन सारी के सारी कसौटियों को। कह रहा है ये बात अपने आप में एक इशू है, इज़ एन इशू। और ये कैसा इशू है? दैट वारंट्स फॉर फर्दर डिस्कशन, जो वारंट करता है, जो नेसेसिटेट करता है, डिमांड करता है और ज़्यादा डिस्कशन को और ज़्यादा बातचीत को। आ गई बात समझ में? तो रिकमेंडेशन तो आ गया कि और बच्चों को अडॉप्शन की प्रोसेस में लाया जाए जो अबेंडेंट होते हैं, लेकिन हाँ या ना ये रिकमेंडेशन फुलफिल करेगा या नहीं करेगा ऊपर वाली सभी कसौटियों को, ये बात अपने आप में एक इशू है। और ये वही इशू है जिसको और डिस्कशन के लिए वारंट है, ज़रूरत है, डिमांड है। चलो स्ट्रक्चर देखेंगे। रिकमेंडेशन की वर्ब है विल फुलफिल, वेदर से शुरू होने वाला पूरा क्लोज इसकी वर्ब है इज। ठीक है। पैरामीटर्स यहाँ पे किसी का सब्जेक्ट नहीं है, बस ऐसे ग्रीन कलर दे दिया गलती से, इसका कलर निकाल देते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है बेंचमार्क या स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं कसौटी। इशू के लिए आया है दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, इस दैट की वर्ब है वारंट्स। देखो सिंगुलर के लिए आया है तो वर्ब भी सिंगुलर ले रहा है, यहाँ पे इश्यूज होता तो यहाँ पे वारंट आ जाता, प्लूरल वर्ब आ जाती है ना, इस तरह से मैच करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिसेंट रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट का नाम है बड़ा सा, रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉस, कोमा बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड लॉ एंड जस्टिस हैज़ अपॉइंटेड टू। कह रहे जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ये वाली, ठीक है, और किसके द्वारा आई है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आई है, जो है इन सब के ऊपर। कह रहे ये जो रिसेंट रिपोर्ट है ना, इसने पॉइंट टू किया है, इसने इशारा किया है, किसकी तरफ इशारा किया जी? अब बताएगा आगे। द ह्यूज मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। इसने पॉइंट टू किया है उस बड़े मिसमैच के बीच में, बड़े ही गैप के बीच में, खाई के बीच में, डिफरेंस के बीच में। अब ये डिफरेंस दो चीज़ों के बीच में है, बिटवीन एंड लगा के बता रहा है। पहली चीज़ है वो वाला नंबर, वो वाला आंकड़ा उन लोगों का जो चाहते हैं अडॉप्ट करना बच्चों को, और दूसरी वाली चीज़ है वो वाला आंकड़ा उन बच्चों का जो कानूनन तौर पे अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। तो इस रिपोर्ट ने बड़े गैप को पॉइंट आउट किया है कि 10 लाख माँ बाप को बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चे जो है 3000 ही अवेलेबल हैं लीगली अपनी कंट्री के अंदर। आ रही है बात समझ में? अब आगे बढ़ो। कह रहा है और आगे क्या करती है रिपोर्ट ये कारनामा करने के बाद? कह रहा है एंड सजेस्टेड, इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट करने के बाद में सजेस्टेड भी कर दिया। और क्या कर दिया? दैट वो ये द वे टू रेमेडी दैट वुड बी टू इंश्योर। कह रहा है जो तरीका है, जो वे है इस पूरी चीज़ को रेमेडी करने का, इस पूरी चीज़ का सोल्यूशन लाने का। और किसको? दैट, इस मामले को। कह रहा है वो वे वुड भी होगा, और क्या कि इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, इंश्योर करना, पक्का करना, सुनिश्चित करना। और क्या चीज़? दैट लगा के बता रहा है दैट ऑर्फन एंड अबेंडेंट चिल्ड्रन फाउंड बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स आर मेड अवेलेबल फॉर द अडॉप्शन। कि जो अनाथ या
ठुकराए हुए जो बच्चे हैं, अबंडन बच्चे हैं जो फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं भीख मांगते हुए, बैक करते हुए गलियों में, इनको मेक अवेलेबल किया जाए, इनको समझ गए ना, अवेलेबल बनाया जाए। और किसके लिए? फॉर अडॉप्शन के लिए। और कैसे? एट द अर्लीस्ट, मतलब एज सून एज पॉसिबल। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है ASAP, एट सून एज पॉसिबल। तो लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपने इसको ब्रेक कर दिया है वर्ड बाय वर्ड। अब एक बार सेंटेंस को फ्लो में पढ़ते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, इसने 2 काम किए हैं। पहला काम क्या किया? पहले तो इसका नाम पढ़ लो, ये नाम है इसका, कोट अनकोट के बीच में। पहला काम आया कि ये जो बाय पार्लियामेंट्री जो है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा थी ये रिपोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर, पहला काम किया इसने पॉइंट आउट टू करना। पॉइंट टू करना मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। इसने इशारा किया है कि बहुत बड़ा मिसमैच है, बहुत बड़ा डिफरेंस है 2 आंकड़ों के बीच में। पहला आंकड़ा है उन लोगों का जिनको बच्चों को अडॉप्ट करना है, पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, और वो आंकड़ा है दूसरा उन बच्चों का जो लीगली अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। तो पहला काम इसने ये किया है। फिर इस रिपोर्ट ने एक और काम कर दिया, कह रहा है इसने सजेस्ट भी कर दिया उस तरीके को, ये वो सजेस्ट ये कर दिया कि जो तरीका है ना इस पूरे मामले को रेमेडी करने का, सोल्यूशन लाने का। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। कह रहे इस मामले का इलाज का सोल्यूशन यही है कि ये जो है ना, आप जो तरीका ये है कि आप जो इंश्योर करें, पक्का करें कि जो ठुकराए हुए और जो अनाथ बच्चे हैं जो गलियों में भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, उनको अवेलेबल बनाया जाता है अडॉप्शन के लिए एज सुन एज पॉसिबल एट द अर्लीस्ट। रिपोर्ट की वर्ब है हैज़ पॉइंटेड टू पहली, और दूसरी वर्ब है हैज़ सजेस्टेड ऐसे, ठीक है, हैज़ यहाँ भी लगा हुआ है। रिपोर्ट की वे की वर्ब है वुड बी, चिल्ड्रन की वर्ब है आर मेड। समझ में आ गई स्ट्रक्चर? एट द अर्लीस्ट समझ गए हो आप। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। रेमेडी एक नाउन भी है, रेमेडी एक वर्ब भी है। सोल्यूशन को बोलते हैं इलाज, है ना, नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म दोनों में। वर्ब में इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन लाना। अब देखो एक वन वर्ड आपसे पूछता हूँ, यूनिवर्सल रेमेडी, हर चीज़ के इलाज को क्या बोलते हैं? ऐसी दवाई जो सब मर्जों के इलाज कर दे उसको क्या बोलेंगे? डालना जिन लोगों को आता है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका आंसर। देखो इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने पास। पहला वर्ड है क्योर ऑल, भाई सब चीज़ों को जो क्योर कर रही है वो क्योर ऑल है ना। फिर इसके लिए एक वर्ड है एलिक्सिर, फिर एक लास्ट में वर्ड है इसके लिए पेनिशिया। तो ये 3 वर्ड्स होते हैं, यूज़ करते हैं अपने रामबाण इलाज के लिए किसी भी चीज़ के। 1 वर्ड्स हैं, याद रखना है। चलो आज के क्विज में ही पूछे गए हैं आपसे शायद, है ना। करेक्ट टू डू सो इट सजेस्टेड पीरियोडिक डिस्ट्रिक्ट सर्वेज टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्ड और अबैंडन्ड। कह रहा है ऐसा करने के लिए इसने सजेस्ट किया। अब ये इट कौन है? ये है पार्लियामेंट्री कमेटी जो ऊपर बात कर रही है सारी। कह रहे कमेटी ने सजेस्ट किया कि पीरियोडिक डिस्ट्रिक्ट सर्वेज हों, और किस लिए हों? टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, बच्चों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन से बच्चे? जो या तो अनाथ हो गए हैं या जो ठुकराए गए हैं। समझ में आ गई बात? तो सर्वे करवाते रहो, बच्चों को पकड़ते रहो, पकड़ के लोगों के घर पे अडॉप्ट करवाते रहो, है ना। इससे बच्चों को भी ज़िंदगी मिल जाएगी। इट की वर्ब है हैज सजेस्टेड, हु की वर्ब है आर ऑर्फन, हु की दूसरी वर्ब है अबेंडेड, है ना। ऑर्फन अबेंडेड यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब है और। चलो, कह द रिपोर्ट आर्ग्यूड दैट इन अ कंट्री विद मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स ओनली 2430 चिल्ड्रन वर अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। कह रहा रिपोर्ट ने यह भी आर्ग्यू किया, ये भी दलील रखी कि एक ऐसे देश में, भारत में, जिसमें दसियों लाख बच्चे ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, महज 2430 चिल्ड्रन ही अवेलेबल थे अडॉप्शन के लिए, गोद दिए या लिए जाने के लिए। आई बात समझ में? तो गलत बात है, बच्चे तो बहुत सारे हैं, सबको गोद में, मतलब जो माँ बाप लेना चाहते हैं सबको गोद में जाने का मौका मिलना चाहिए ना, किसी घर में प्लेस होने का। रिपोर्ट की वर्ब आर्ग्यूड, चिल्ड्रन की वर्ब है वर। कह रहा इट इज़ ट्रू दैट देर आर ऑलवेज मोर पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। कह रहा ये भी सच्चा, इट इज़ ट्रू। कौन सी चीज़ भाई? कि देर आर, वहाँ पे हैं, और क्या, हमेशा ही ज़्यादा लोग, ज़्यादा पीपल, ज़्यादा इंसान जो वांट करते हैं, चाहते हैं अडॉप्ट करना चिल्ड्रन को, बच्चों को गोद लेना। और किसके मुकाबले? ये ज़्यादा है मुकाबले देन उस नंबर ऑफ चिल्ड्रन के, उन बच्चों के आंकड़े के जो एक्चुअल में अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। तो कह रहा है ये बात हम मानते हैं, ये बात सच है कि हज़ारों लाखों जो है माँ बाप बच्चे लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये बताएगा सेमी कॉलम के जरिए। कह रहा है इट हैज़ बिन सो हिस्टोरिकली बट द इंक्रीजिंग कैज़म एज द रिपोर्ट इंडिकेट्स
विल अनडाउटेडली हैव टू बी एड्रेस्ड। कह रहा है ये ऐसा रहा है, इट हैज़ बीन सो, ऐतिहासिक तौर पे बहुत पहले से, आज की बात नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है। कह रहा है लेकिन जो इंक्रीज होता हुआ कैज़म है, कैज़म का मतलब होता है खाई, डिफरेंस, फिशर, गैप, है ना। कह रहे इंक्रीज होता हुआ जो गैप है ना ये बच्चों की और माँ बाप की संख्या में, जैसा कि रिपोर्ट ने भी सजेस्ट किया है, इंडिकेट किया है। कह रहे ये कैज़म जो है ना ये विल अनडाउटेडली हैव टू बी एड्रेस्ड, इसको बिना किसी डाउट के फ्यूचर में मजबूरी होगी एड्रेस किया जाना, हैव टू बी एड्रेस्ड। विल हैव लगा के फ्यूचर की मजबूरी को बताया गया है। आगे बात समझ में, चलो। इट की वर्ब है इज, पीपल की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। पीपल प्लूरल होता है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है। इट की वर्ब है हैज़ बीन, कैज़म की रिपोर्ट है विल अनडाउटेडली हैव टू, हैज़ टू, हैड टू आपकी मजबूरी को बताते हैं। आई हैव टू गो नाउ, अब मेरी मजबूरी है मुझे जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, आपकी मजबूरी है अब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से कैज़म का मतलब होता है खाई, गैप या समझ गए ना डिफरेंस बीच का। रिपोर्ट की वर्ब है इंडिकेट्स। चलो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर वर 27,939 prospective parents रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या कारा। कह रहा है रिपोर्ट के हिसाब से 27,939 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स थे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित, याद है ना, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित। तो ये माँ बाप बनना चाहते हैं, संभावना है इनकी माँ बाप बनने की किसी बच्चे को गोद लेके। तो कह रहा है इतने पेरेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के लिए, सरकारी एजेंसी आगे दा लगा हुआ है कारा के साथ, है ना। और कब, एज ऑन दिसंबर 21, इस दिन के हिसाब से, इस डेट के हिसाब से। और किससे, फ्रॉम नियरली 18,000 इन 2017, जो कि 2018-17 में 18,000 ही हुआ करते थे, वहाँ से बढ़ के इतने हो गए हैं। चलो जी, पेरेंट्स की वर्ब क्या है, पेरेंट्स की वर्ब है वर, क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है, और कुछ देखने वाला है नहीं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित। चलो अब आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, बड़ा कूल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक वर्ब है प्रोस्पेक्टिव, एक वर्ब है पर्सपेक्टिव। क्या दोनों के बीच का फ़र्क बता सकते हो क्या? प्रोस्पेक्टिव तो बता ही दिया मैंने आपको, संभावित है जो लाइकली है। पर्सपेक्टिव के बीच का, पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, इसको व्यू पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, या पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं यार, इनको आपस में मत कंफ्यूज करना। पहला है प्रो से, दूसरा है पर से, पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। आज के क्विज में कंफ्यूज करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा। चलो कह रहा देयर आर 6,996 ऑर्फन्ड, एबंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कंसीडर्ड अडॉप्टेबल। कह रहा है वहाँ पे थे, देयर वर, और कितने, इतने बच्चे थे 6,996 जो ऑर्फन थे, अबंडन थे या सरेंडर थे। ये बच्चे थे रिसाइड करने वाले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में और कंसीडर किए जाते थे अडॉप्टेबल। तो इतने बच्चे जो है अभी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, सरकारी और प्राइवेट, और इनको अडॉप्ट किए जाने की उम्र में अभी भी ये आते हैं। चिल्ड्रन की वर्ब है वर। कह रहा बट ओनली 2430 वर डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। कह रहा लेकिन महज इतने ही डिक्लेयर किए गए थे कानूनन तौर पे फ्री अडॉप्शन के लिए, और किसके द्वारा? बाय CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। आगे बात समझ में। चिल्ड्रन की वर्ब है वर, 2430 की वर्ब है वर डिक्लेयर्ड, पैसिव वॉइस के अंदर। ये रिसाइडिंग जो है एक एडजेक्टिव है यहाँ पे वो बच्चे जो रिसाइड कर रहे हैं, ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब के ING फॉर्म। और कंसीडर्ड भी एक एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बच्चे जो कंसीडर किए जाते हैं अडॉप्टेबल। आगे बात समझ में। चलो ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने 2018 में एक रिव्यू किया था इस पर CAG की तरफ से, 1 साल का रिव्यू था, जिसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में गया था मैं 99 और जाके हमने चेक किया था कि बच्चे कैसे रहते हैं वहाँ पे जो अबेंडेंड है, जो अनाथ है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है जो सरकार का अरेंजमेंट। जो कमियाँ थी वो थी ट्रैफिक सिग्नल पे घूमने वाले बच्चों में। हमने कोशिश की कि कई बच्चे जो ट्रैफिक सिग्नल पे घूमे जा रहे हैं ना, पाए जा रहे हैं, उनको पुलिस के जरिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में ले जाया जाए। लेकिन हम जैसे ही लेके जाते थे ना, इन बच्चों के माँ बाप आ जाते थे पीछे और लड़ाई करने लगते थे, पुलिस से भी लड़ने लगते थे, है ना। तो ये क्या है, इनके माँ बाप जानबूझ करके इनको सिग्नल्स पे डालते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये बच्चे अबेंडेंड हैं। एक्चुअल में अबेंडेंड नहीं है ये। जितने भी केस हमने देखे उनमें माँ बाप बच्चों को ढूंढने पीछे पीछे आ गए। तो ये एक समस्या है, जो माँ बाप खुद अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं ना अपनी कंट्री के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट क्लेम्ड दैट द वेटिंग टाइम फॉर अडॉप्शन हैड इंक्रीज टू 3 years।
कह रहा है इसने क्लेम किया, ऐसा दावा ठोका कि जो वेटिंग टाइम है अडॉप्शन के लिए ये इंक्रीज हो चुका था 3 सालों तक, इंक्रीज टू 3 ईयर्स। और कहाँ से? 1 साल से, फ्रॉम 1 ईयर से। और कहाँ पे? इन द फास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के अंदर। इट की वर्ब है क्लेम्ड, इट आया कमिटी के लिए। वेटिंग टाइम की वर्ब है हैड इंक्रीज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये काम पहले ही हो चुका था, है ना, पास्ट 5 ईयर्स में। तो पास्ट का भी जब पास्ट होता है तब अपने हैड प्लस V3 को यूज़ करते हैं। कह रहे द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन 2021-22 वॉज ओनली 3175। कह रहे जो टोटल आंकड़ा है बच्चों का जो अडॉप्ट किए गए थे 21-22 में, ये महज इतने ही बच्चों का था। चलो अब एक कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, फिर आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि द नंबर और अ नंबर को कैसे ट्रीट किया जाए। देखो 2 फ्रेज मिलेंगे, पहला है द नंबर ऑफ, दूसरा मिलेगा अ नंबर ऑफ। दोनों के बाद में प्लूरल नाउन आता है, ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ जो भी है ना, चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, क्योंकि द नंबर आंकड़ा उसी का होगा जो प्लूरल होगा। मान लो एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, तो फिर द नंबर अ नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के बाद में ऑफ आता है। लेकिन द नंबर की वर्ब जो होती है वो होती है सिंगुलर, और अ नंबर की वर्ब जो होती है ये होती है प्लूरल। आज सिर्फ रूल बता रहा हूँ, कभी इसका लॉजिक भी बताऊंगा डिटेल के अंदर, 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, इसका समझ जाओगे एक बार में। कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लैश फ्लड हैज़ या हैव इंक्रीज्ड 3-4 दिस ईयर। कह रहा है जो अचानक से आने वाली जो बाढ़ है, फ्लैश फ्लड है, बाढ़ें हैं, उनका नंबर बढ़ चुका है 3 गुना इस साल। तो द नंबर ऑफ के बाद में क्या आएगा सर? प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ लगाओगे फ्लैश फ्लड्स। और इसकी वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी इसकी सिंगुलर, आप लिखोगे हैज़। आ गई बात समझ में? वैसे ही अ ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट इज़ या आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कैंडिडेट्स का, एक बहुत बड़ा नंबर जो है अपीयर हो रहा है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आएगा नंबर ऑफ के बाद में, और वर्ब आएगी यहाँ पे प्लूरल, सिंगुलर नहीं आएगी। समझ गए ना? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। लॉजिक बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। देखो फर्स्ट वाले केस में फिगर की बात होती है, सेकंड वाले केस में नाउन की बात होती है। यहाँ पे आंकड़ा बढ़ा है, फ्लैश फ्लड्स तो बढ़ी है लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है आंकड़ा बढ़ गया। पहले आंकड़ा 50 था, अब 500 हो गया, है ना, 3 गुना हो गया तो 150 हो गया। तो यहाँ पे आंकड़ा बढ़ा है, नंबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए नंबर की वर्ब सिंगुलर होती है, नंबर खुद भी सिंगुलर है ना ये। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, नंबर अपीयर नहीं हो रहा है। भाई ऐसा नहीं हो रहा कि 5 अपीयर हो गया, 5 कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। इस कैंडिडेट के बिना ये नंबर जो है ना, अ नंबर, ये जो है अधूरा है। इसका मतलब कैंडिडेट, ये जो एस लगेगा इसके हिसाब से वर्ब आएगी जो होगी प्लूरल। तो ये इसका लॉजिक है मोटा मोटा, अगर आप समझना चाहें तो। चलो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि जो लोग बाद में देखेंगे उनको दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ फ्लड्स, यहाँ कैंडिडेट्स। चलो जी अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये बताएगा इसमें कमियां क्या है इस प्रोसेस में। कह रहा है बट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन इन द कंट्री वॉज टाइटेंड। कह रहा है लेकिन जो प्रोसेस है अडॉप्शन की हमारे देश में, इसको टाइट किया गया था, इसको कड़ा किया गया था। और कैसे? प्रोसीजरली एंड लीगली, प्रोसीजर के तौर पे भी और कानूनन तौर पे भी। और कैसे, क्यों किया गया था? इन रिस्पॉन्स टू रैम्पेंट माल प्रैक्टिसेस एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स। ये काम हुआ था इस रिस्पॉन्स में, इसकी प्रतिक्रिया में, जो है रैम्पेंट, धड़ल्ले से होती हुई बुरी चीज़ें, माल प्रैक्टिसेस मतलब बुरी खराब जो चीज़ें होती हैं जो, और जो इंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स हैं, ऐसे अडॉप्शन के रैकेट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑपरेट करते हैं। तो इनको धड़ल्ले से काम करने से रोकने के लिए प्रोसेस को थोड़ा सा कड़ा किया गया था। प्रोसेस की वर्ब है वॉज टाइटेंड, पैसिव वॉइस में। प्रोसीजरली मतलब प्रोसीजर के तौर पे, माल प्रैक्टिस आप जानते हैं। रैम्पेंट मतलब अनब्रिडल्ड, अनचेक्ड, अनरिस्ट्रेंड, धड़ल्ले से होता हुआ जिस पे कंट्रोल ना हो। कह रहा है कारा वॉज इंस्टॉल्ड एज द नोडल बॉडी फॉर इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस। कह रहा है कारा नाम की संस्था है ना, इसको इंस्टॉल किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और कैसे की गई थी? नोडल बॉडी के तौर पे। नोडल का मतलब है जहाँ से सारे नोड निकलेंगे। कारा सबसे ऊपर बैठी है, ये नोडल है, इसके नीचे सब चीज़ें काम करेंगी। तो कारा को एक सुप्रीम एजेंसी के तौर पे हमारे देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही तरीक़ों से अडॉप्शन के लिए इंस्टॉल किया गया था। और क्यों किया गया था? टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द प्रोसेस, मॉनिटर करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इस अडॉप्शन की प्रोसेस को। और कैसे किया गया था? ये काम हुआ था इंश्योरिंग थ्रू स्ट्रिंजेंट रूल्स दैट द अडॉप्शन इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। कह रहा है ये हुआ था इंश्योर करते हुए, पक्का करते हुए। और कैसे? स्ट्रिंजेंट रूल्स के जरिए, कड़े नियमों के जरिए, दैट इस चीज़ को कि अडॉप्शन जो है वो होता है इस
सबसे अच्छी भलाई में, बेस्ट इंटरेस्ट में बच्चे के, चाइल्ड के। एंड नो इलीगैलिटी इज इन्वॉल्व, और कोई भी गैर कानूनी काम उसमें इन्वॉल्व ना हो। अरे बात समझ में, इस तरीके से कारा को बनाया गया था। कारा के पास पावर्स भी बहुत है और कारा बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है ना। 2-3 साल लग जाते हैं बच्चे को, देते हैं जब तक आपको पूरा चेक करते हैं, इंटरव्यू करते हैं आपको एक तरीके से, है ना, बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे। तो कारा का यही सब काम है, अच्छे से रूल्स बनाओ और किसी भी रैकेट को मत चलने दो। कारा की वर्ब है वॉज इंस्टॉल्ड पैसिव वॉइस में। स्ट्रिंजेंट का मतलब आप जानते हैं, कड़ा, रिगरस, है ना, स्टर्न, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, हार्श हो। कह रहा है वाइल द पार्लियामेंट्री कमिटी हैज़ इंटरप्रेटेड दैट देयर इज ऑटोमेटिक हैप्पीनेस व्हेन अ चाइल्ड इज एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेस्ड इन अ होम। कह रहे जहाँ पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, संसदीय जो समिति है, पैनल है, इसने इंटरप्रेट किया है, इसने ऐसी इंटरप्रिटेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दी है। और कैसी दी है भाई, कि वहाँ पे ऑटोमेटिक हैप्पीनेस होती है, सबको ही खुशी मिल जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। जब एक बच्चा जो होता है, एक चाइल्ड जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन में रहने वाला, एक सरकारी संस्था में रहने वाला, वो प्लेस हो जाता है एक होम में, किसी घर में। कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज कॉशन। कह रहा है वहीं ये भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा कॉशन को, सावधानी को एक्सरसाइज करें, बरतें। एक्सरसाइज कॉशन मतलब सावधानी बरतना। तो ठीक है, माँ बाप के पास जाएगा बच्चा, अडोप्ट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन सही माँ बाप के पास भेजना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कमेटी की वर्ब है हैज़ इंटरप्रेटेड, हैप्पीनेस की वर्ब है इज़, चाइल्ड की वर्ब है इज़ प्लेस्ड पैसिव वॉइस में, इट की वर्ब है इज़। एक्सरसाइज कॉशन मतलब कोताही बरतना, सावधानी बरतना। कह रहे नो डाउट द कंट्री शुड टेक केयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। कह रहे कोई डाउट नहीं है इस बात में, अपने देश को, द कंट्री को, अपने खास देश की बात हो रही है, इंडिया की, है ना, हमारे लिए तो खास हो गया ना। तो कह रहे जिस देश की बात हो रही है, इंडिया की, द कंट्री, इसको टेक केयर ऑफ करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। और किस पे इसको ध्यान देना चाहिए? अपने बच्चों पे जो ऑर्फन्ड होते हैं, अनाथ होते हैं। और किस वजह से? ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज, हालात की वजह से। कह रहा ऑफ कोर्स, नो डाउट, इस पे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात क्या है? बात ये है सर, बट इवन एज इट एक्नॉलेजेस दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन may be detrimental over the long term, it should pay equal attention to the finer aspects of child care। कह रहा है लेकिन जहाँ एक तरफ इवन एज का मतलब होता है जहाँ एक तरफ ये पार्लियामेंट्री कमेटी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, मानती है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है, बच्चे को सरकारी गृह में रखने का जो काम है, कह रहा है ये हो सकता है मे बी, और क्या, डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल। और कब? लंबे वक्त तक, ओवर द लॉन्ग टर्म। वहाँ पे थोड़ा ना बच्चा पूरे तरीके से पनपता है, सरकारी वाले में, है ना। तो कह रहा है ये जहाँ मानती है एक तरफ कि ये काम लंबे वक्त के लिए बच्चे के लिए डेट्रीमेंटल होता है, हार्मफुल होता है, कह रहा है वहीं पे इसको पे करना चाहिए, देना चाहिए बराबरी अटेंशन को, उतनी ही जो है अपने फोकस को। और किस पे? फाइनर आस्पेक्ट्स पे और महीन आस्पेक्ट्स पे, दूसरे पहलुओं पे, जो ज़्यादा फाइन है, जो ज़्यादा परिष्कृत है, और जो है किसके? चाइल्ड केयर के। कह रहा है एंड अलाउ इटसेल्फ टू बी गाइडेड बाय अ चाइल्ड सेंट्रिक फिलॉसफी। और अलाउ करना चाहिए अपने आप को ही कि ये गाइडेड हो एक चाइल्ड सेंट्रिक फिलॉसफी के हिसाब से, ऐसी फिलॉसफी के हिसाब से जिसमें बच्चा सेंटर के अंदर बैठा है। देखो ये सेंटेंस है ना, इसने बनाने के लिए बना दिया, एक्चुअल में इसने कुछ लिखा नहीं कि कमी क्या है बच्चों को सड़कों से उठाने में। बस इसने ये लिखा है कि हमें बच्चों का ध्यान देना है, जो बच्चे ऑर्फन्ड हैं, ये हमारी फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ एक तरफ बच्चों का सरकारी सुधार गृह में रहना ठीक नहीं है लंबे वक्त तक, वहीं पे ये भी ध्यान देना है कि बच्चों की केयर के फाइनल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान दिया जाए और एक ऐसी पॉलिसी से अपने आप को गाइड करवाया जाए जो कि बच्चों के हिसाब से बनी हो। तो ये फिलोसफिकल बातें लिखी हुई हैं, एक्चुअल में रीज़न इसने दिया नहीं है ना। चलो, कंट्री की वर्ब है शुड टेक केयर ऑफ, इट की वर्ब एक्नॉलेजेस, ऑर्फन मतलब समझ गए ना, अनाथ। इवन एज मतलब जहाँ एक तरफ, ऑन द एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, है ना, इसको बोलते हैं जहाँ एक तरफ। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब बच्चे को इंस्टीट्यूशन में डालना, इसकी वर्ब है मे बी। इट की वर्ब है शुड पे, और इसकी दूसरी वर्ब है अलाउ। इट शुड पे एंड इट शुड अलाउ। डेट्रीमेंटल, परनीशियस, हार्मफुल सब अपने बाद में टू लेते हैं, पर जिसके लिए हार्मफुल हो, तो जिसके लिए हार्मफुल है वो तो लिखा ही नहीं गया। मान लो बच्चा होता है यहाँ पे, तो डेट्रीमेंटल टू द चिल्ड्रन ऐसा लिखा जाता, पर वो बच्चे जिसके लिए हार्मफुल है उसको लिखा नहीं गया, तो इसके बाद में टू भी नहीं आया। आता तो टू आता, नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। चलो, कह रहा देयर आर नो शॉर्टकट्स इन इंश्योरिंग ऑर्फन चिल्ड्रन कम टू नो हार्म। कह रहा है इस चीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं है इंश्योर करने में, पक्का करने में, कि अनाथ बच्चे जो हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, दे कम टू नो हार्म।
कम टू नो हार्म एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड रहना, महफूज रहना, कोई भी नुकसान आपको ना होना। तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस चीज़ को इंश्योर हमें करना है। चलो, सिंपल सा ये आर्टिकल है। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्विज़ को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, खास करके एरर वाला क्वेश्चन। बाकी क्विज़ भी सिंपल ही है। रैम्पेड के आपसे मैंने पूछा है एंटोनिम, देखना सिनोनिम नहीं पूछा, सिनोनिम लिखने लगो, है ना, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे एंटोनिम जो है ढूंढ के बताना है। तो ये तो बता ही दोगे आप, और जिसको नहीं आता कमेंट में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, निकाल दो जाके इसका आंसर। फिलर्स में आपसे पूछा है प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में से क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो देख लेना क्या यूज़ होता है सर, है ना। फर्स्ट वाले में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट वाले में पूछा है जी सब दुखों की दवा को क्या बोलते हैं, सब मर्जों की दवा को। तो इसके 3 आंसर्स हैं, शायद बता दिए मैंने आपको, है ना। तो 3 में से एक तो लिख ही देना, वैसे तीनों इसके आंसर बनेंगे, बिना ऑप्शंस के मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। सेकंड और थर्ड में 2 एरर्स के क्वेश्चन है। एरर्स कहाँ मिलेंगी मैं आपको इशारा दे देता हूँ हल्का सा। एक तो सर आपको एरर मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी एरर आपको एरर मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है, द ह्यूज नंबर, है ना, द नंबर या द ह्यूज नंबर। तो देख लेना 2 एरर्स आपको इसमें मिलेंगी। मुलाकात होगी कल, कमेंट सेक्शन में जाओ, 5 आंसर्स को निकाल लो, आंसर्स को चेक करो, मेरे वाले से अपने वाले को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। साथ ही कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको, 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हो उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पर टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।